आज की वीडियो में बात करते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट होने के एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करते हैं कि जब आपको घर पसंद आ जाता है तो पसंद आने के बाद आप घर पे ऑफ़र डालते हो एंड यू एंड अप विद ईदर गेटिंग द हाउस व्हिच इज़ ग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट व्हिच इज़ ऑफ कोर्स नॉट गुड। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हमें एक विनिंग ऑफ़र डालना है घर, जिससे कि हमें मिल जाए, और उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अगेन मैं जैसा हर वीडियो में कहता हूँ कि ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि ये किताबी एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी वाइफ ने और मैंने ऑलमोस्ट 14 मंथ्स जर्नी ट्रैवल किया है घर मिलने तक का, जिसमें हम लोगों ने लगभग 50 घरों से ज़्यादा टूर किए हैं, घर अंदर जाके देखे हैं, और लगभग 5 हमने ऑफ़र डाले हैं, जिसमें से हमारे 2 ऑफ़र एक्सेप्ट हुए, एक हम बैक ऑफ कर गए आफ्टर साइनिंग द परचेज एग्रीमेंट, और फाइनली ये वाला घर जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमें घर मिला। अभी इसमें हमने रहना शुरू कर दिया। ओके, तो बात करते हैं अच्छे एक ऑफ़र डालने की, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ थ्रू आउट द प्रोसेस आप कुछ भी करो, अगर इस फेज़ में या इस स्टेज में या स्टेप में आपका अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ, इफ़ यू डोंट डू वेल in this phase, then rest would not matter much. So that's why it's very important. So let me share my screen. I've prepared 3-4 slides to make it easy for you to understand कि मैंने कैसे prepare किया था ऑफ़र लिखने के लिए. Okay, so here is my screen. Let's talk about creating a winning offer. तो सबसे पहले बात करते हैं winning offer create करने में कि कुछ चीज़ें जो हमें as a prospective बायर नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द सेलर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो हमें क्या नहीं करना है, हमें सबसे पहले मिस अप्रिशिएट नहीं करना है घर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर घर में आप और आपका स्पाउस जब घर को टूर करने जाते हो तो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट misappreciate the house, or I would recommend you to not even talk when you are visiting a specific property. Just जो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, just keep it within yourself. जब आप घर पे बाहर आ जाओ घर से टूर करने के बाद, उस टाइम you should discuss within you and your spouse and also with your real estate or buyer agent कि आपको घर अच्छा लगा, क्या घर में अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था, या क्या इम्प्रूवमेंट एरिया है। बट व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस, डू नॉट मिस अप्रिशिएट इट। और क्योंकि यार घर में कैमरे वैमरे लगे होते हैं, यू नेवर नो कि, तो इसलिए क्यों ऐसा करना है। और दूसरा, जब आप ऑफ़र डालोगे, ऑल्सो एट दैट टाइम please do not misappreciate the house. Do not say, well, I'm offering $800,000 for this house because आपके घर में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरे को ये रिपेयर कराना पड़ेगा, वो नया कराना पड़ेगा. I know these might be fact, but do not misappreciate it. There is always a way to say things. So be on the positive side. जो भी आपको कहना है, जो हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे, उसको अच्छे तरीके से करो, क्योंकि लोग सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा फील कराया. सो डू नॉट मिस अप्रिशिएट. आई होप यू माइट फाइंड इट सेंसिबल इनफ. ओके, दूसरा, डू नॉट एक्ट लाइक जर्क. डो नॉट थिंक कि भाई ये प्रोसेस ऐसा है कि मेरे पास पैसा है और मैं इस घर का डिसेंट ऑफर डाल रहा हूँ तो मेरे को एक किंग की तरह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है. इट्स अ बिट अनयूजुअल इन दिस मार्केट कि रिगार्डलेस ऑफ आप कितना भी ऑफ़र डाल रहे हो, आपको लगेगा कि मेरे ऑफ़र बहुत अच्छा है और सब कुछ एथिकल होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का कंपेटिटिव मार्केट आजकल चल रहा है, डो नॉट एक्सपेक्ट कि सब कुछ एथिकल होगा. मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा. कई बार आपको सेलर ऐसा दे विल गिव यू अ बैड टेस्ट. सो बट समहाउ यू विल नीड टू sustain it. Still keep yourself calm. Do not act like a jerk or do not behave ill-mannered during that process, even if you find that things are not going well. If you do not like a specific property in some way or the seller in some way, it's fine to just back off instead of doing some back and forth and spoiling the relationship and acting as ill-mannered. This has been our experience. I thought you might find it insightful. पूरे process में end to end जब आप offer डाल रहे हो, घर देख रहे हो, just act as a sincere person. और जो भी आपको बात करनी हो अच्छे तरीके से कहो. अब एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर्सनली, आई मीन इट रियली डिपेंड्स. सम माइट सजेस्ट यू दैट यू शुड वेव ऑफ योर इंस्पेक्शन व्हेन पुटिंग एन ऑफर.
पर्सनली आई वुड से लाइक दिस इज़ अ बिग नो फॉर मी। हमने एक ऑफ़र डाला था यहाँ पे पेनिंगटन करके एक जगह है न्यू जर्सी में, 23 ईयर्स ओल्ड घर था, और घर के अंदर एक सेलर डिस्क्लोजर मिलता है जब आप घर देखने जाते हो, जिसमें सेलर सब मेंशन करता है कि मेरे हिसाब से इस घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता, मैंने कब क्या चेंज कराया एट्सेट्रा। उसमें लिखा हुआ था कि इस घर में वेल है, पानी का कुआं है, जो कि जिसमें कुछ कुछ टॉक्सिन वगैरह मिले हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, और हमने उसको रिपेयर करा दिया है एट्सेट्रा, और हम आपको घर दे देंगे, हम आपके ऑफ़र पसंद है, लेकिन वी वांट यू टू वेव ऑफ द इंस्पेक्शन, एंड वी सेड वी कैन गिव यू $5,000 मोर on this price which you already liked, but we will certainly not waive off the inspection. It's like a big no for us, and we explained this to our buyer agent too, so she was also aware of this. So make sure that you shouldn't waive it off. This is my recommendation, because आपको नहीं पता है कि यार हम लोग क्या होता है कि इमोशंस में जाके हम घर देखते हैं, हमको घर में घुसते एक अच्छा वाइब आता है, हमको अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि चलो ये घर बहुत अच्छा लगा, खरीद देते हैं, बट वी डू नॉट नो कि घर के अंदर जो घर का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो रूफ़ है, जो हीटिंग है, जो एयर कंडीशनिंग है, उन सब में क्या चलता है क्या नहीं चलता। इसलिए मैंने सारी इंस्पेक्शन कराई थी अपने घर के, जब मैंने घर ख़रीदा, कि घर की इंस्पेक्शन, फिर दीमक की इंस्पेक्शन, और फिर रेडॉन गैस की इंस्पेक्शन कराई थी, और जो स्विमिंग पूल है हमारे घर में उसकी भी इंस्पेक्शन कराई थी। I'll talk more about next video in which we'll talk about inspection, but ideally you should not waive it off, कि आपको नहीं पता घर में क्या है क्या नहीं है, so let the certified inspector inspect it, even if it makes you pay a few $1,000s more to the property, that is fine, but do not buy something which is, and do not keep yourself in uncertainty or dark, get it inspected। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें एग्जैक्टली कैसे अपना एक विनिंग ऑफ़र क्रिएट करना है। तो विनिंग ऑफ़र मैंने इसको बोल दिया, बट आइडली आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कम अप विद ए कम्पेटिटिव ऑफ़र। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सेलर ने बोले लेट्स से $8 लाख प्रॉपर्टी के, और आपने बोला कि मेरे को घर खरीदना है, एक पैसे बता साइन कर रहा हूँ, चाहे कभी कभी दे दे। ऐसा तो हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, आपके पास हो सकता हो, मेरे पास नहीं था। तो मैंने उसको यही थोड़ा स्ट्रैटेजाइज किया कि कैसे मैं इसको कंपेटिटिव बना सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड स्पॉट कि मेरे को ख़रीदना ही है, लेकिन जितना हो सके मैं उसको कंपेटिटिव बनाऊँ। और एक कंपेटिटिव ऑफ़र को बनाने में जो 3 कंपोनेंट्स मुझे लगता है यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि रैशनल नंबर, उस प्रॉपर्टी का एक एवरेज मार्केट में रैशनल प्राइस कितना होना चाहिए। अब वो रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे realtor.com पे, और वहाँ पे सर्च करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी पे मैंने ऑफ़र डाला था कुछ टाइम पहले, 12 वाइट हाउस, वो इट वाज अ 3522 स्क्वायर फीट हाउस, एंड आई थिंक द आस्किंग वाज 900,000 इफ आई रिकॉल इट करेक्टली। व्हेन यू गो टू रियल्टर, और आप जब ये प्रॉपर्टी सर्च करोगे, इफ़ यू स्क्रॉल डाउन अ बिट, मेक श्योर दैट यू आर ऑन कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल पर शायद चलता नहीं है ये। तो जब नीचे आओगे, देन यू विल सी अ सेक्शन दैट्स कॉल्ड नियर बाय होम वैल्यूज़, वेयर इट विल शो यू द नेबरहुड प्राइसिंग, कि कितने के घर बिके आपके आस पड़ोस में वहाँ पे, या उनका एस्टिमेट कितना है। तो आपको ये पूरा कॉपी करना है, कॉपी करके गूगल शीट या एक्सेल शीट में लेके आ जाना है। तो ये मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये इनका एस्टिमेट है, बेड बाथ का साइज़ है, स्क्वायर फीट है, तो मैंने इस प्राइस को डिवाइड कर दिया स्क्वायर फीट से, तो पर स्क्वायर फीट का इसका डॉलर अमाउंट आ गया। ठीक है, अब मैंने ऐसे सबका यहाँ पे कर दिया, उसके बाद सबका एवरेज ले लिया, तो $193 पर स्क्वायर फीट इस टाउनशिप में या इस नेबरहुड में एक रैशनल प्राइसिंग मेरे पास आया। उसके बाद ये 3 घर मेरे को भेजे थे मेरे जो बायर एजेंट थे उसने, तो मैंने इनका भी सेम ऐसे किया, डिवाइडेड देयर प्राइसिंग बाय देयर स्क्वायर फीट, एंड देन आई केम अप विद द प्राइस पर स्क्वायर फीट। फिर मैं इन तीनों को लेके यहाँ पे एवरेज कर दिया, तो 206 पर स्क्वायर फीट आया। तो फिर मैंने कुछ एस्टिमेट, रेडफिन, इन दोनों का मिला नहीं था, उनके एस्टिमेट भी यहाँ पे डाले। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, नाउ यू सी द डिफरेंस, मेरा आया टाउनशिप के एस्टिमेट के हिसाब से 680, इनके हिसाब से 724, एस्टिमेट 844, रेडफिन 891। देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एंड बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कम अप विद सच नंबर, सो डू नॉट काउंट ऑन दिस stand alone. Just use it as a reference point, because this is seller's market unfortunately, and you can't go with these calculations saying seller ये रहा मेरा ऑफर करो एक्सेप्ट। तो ये सिर्फ मेरे एस्टिमेशन के लिए थी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इसमें,
मे बी आधा घंटा 1 घंटा लगेगा आपका। अब आपको इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखना है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह जितना आपको इन्फॉर्मेशन इन ऑनलाइन रियल्टर एक्सेट्रा पोर्टल पर मिल सकता है कि इन घरों में क्या ऐसा है जो आपके घर में नहीं है, या अदर वे इन घरों में क्या ऐसा नहीं है जो आपके घर में है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे लगता है कि मेरे घर में पूल है, इफ़ मैं अगर पूल ऐड कराने जाऊँ आज की डेट में, इट माइट कॉस्ट मी अराउंड $30,000 ऑन एवरेज। मेरा बेसमेंट फर्निश्ड है which will cost me let's say $25,000, so this is $55,000 which I should add to my rational number जो भी मेरा यहाँ पे सबका एवरेज लेके आ रहा है, तो that will come as my rational amount or rational offer amount. Now should I go with this amount to the seller? Absolutely not in this hot market. So what should I do next? Let's discuss that. Okay, so now we will add emotional number to our rational number. Now emotional number कितना होना चाहिए, that is very specific to you when you are putting this offer. और बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ तो ये कि अगर ये घर मेरे को कितना अच्छा लगा, क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस घर के अंदर मेरी जो बहुत बड़ी चेकलिस्ट थी 10-12 पॉइंट्स की, वो सारे पॉइंट मीट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आई थिंक इमोशनल नंबर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरे को बाद में फिर दोबारा उन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। दोबारा प्रॉपर्टी देखने जाओ, दोबारा ऑफ़र डालो, जितनी जल्दी घर क्लोज़ हो जाएगा उसके बाद सुकून से घर में रहने लगेंगे, तो पैसा कमाने के लिए अपने आप दिमाग भागेगा, दौड़ेगा। तो दूसरा, अगर इसका थोड़ा आप ऐसा भी, इसको मैंने ऐसा करके देखता था, अगर मैंने सोचता था कि लेट्स से कि मैंने ये अगर घर की कीमत 840 है, अगर मैंने लेट्स से 860 लगाया और कोई बंदा इसको आके 870 पे ले गया, तो बाद में क्या मेरे को दुख होगा? क्या मैं उसको बाद में बोलना चाहूँगा कि उसने 870 दी, मैं 875 दे देता हूँ? अगर मैं ऐसा करना चाहूँगा तो मेरा इनिशियल ऑफर इज़ नॉट कम्पेटिटिव इनफ, और आई हैव नॉट एडेड द इमोशनल नंबर करेक्टली। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस घर लेने के लिए कुछ भी ऑफ़र डाल दी जिससे बाद में दिक्कत आए। यार मेरे को पर्सनली ऐसा था कि मेरा थोड़ा स्टॉक्स वगैरह में मैं काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा बैकअप था। तो मेरे को पता था कि मैं अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा भी इसमें दे दूँगा तो लॉन्ग टर्म में मेरे को फ़ायदा होगा। क्योंकि घर लेने में ऐसा तो होता नहीं कि आपने आज घर ख़रीदा और आप 2 साल में बेच रहे हो। आई होप आप देख रहे हो तो शायद आप रेजिडेंशियली प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदना चाह रहे हो। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो दिस वीडियो माइट नॉट बी अ गुड वन टू वॉच फॉर यू। ओके, सो यू कैन स्किप वॉचिंग दिस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 5, 10, 20 हज़ार पे आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। आई नो दिस माइट बी against some of the financial advisory or consultancy you might get. People might say that you would be very cautious. I would take it the other way. I would say even if you need to pay a few $1,000s extra for the house that you really love or that you really like, especially your spouse and kids, they also like, you should go for it. हम यहाँ पे H1B पे लोग आते हैं, मतलब मैं $66,000 मैंने फालतू दिए इस घर के, और मैं कोई इतना बड़ा रईस नहीं हूँ कि $66,000 मेरे पास पॉकेट में पड़े थे कि ठीक है कोई नहीं। मुझे भी थोड़ा लग रहा था ज़्यादा है, बट मेरे को यार एक ही चीज़ लगता है कि घर होता है हमेशा सपनों का। जब उस घर में आप रहने आते हो, उसमें एक वाइब आपको लगता है, एक मेमोरीज क्रिएट करने का प्लेस मिलता है आपको, तो ये $66,000 इज़ दैट डजंट काउंट एट ऑल, स्पेशली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। तो मुझे लगा कि यार रदर देन दोबारा लाइन में लगने के घर ख़रीदने के प्रोसेस में, ये घर मैंने ख़रीदा मेरे प्राइमरी रेजिडेंस के लिए। 8 साल से रेंट पे रह रहे थे, और इस घर में हमें अगले 10 साल रहना है। तो ठीक है, 66,000 फालतू आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब सुकून होगा, घर में रहना शुरू करेंगे, ये अपना ऑफिस का कमरा बन गया, इसको मैं इंटीरियर डिज़ाइनर से पूरा डेकोरेट करा रहा हूँ। तो इसके बाद जब अच्छा माहौल मिलेगा, एक वाइब अच्छा आएगा, तो अच्छा काम करेंगे, काम करने का मन करेगा और भी ज़्यादा, तो पैसे तो कमा ही लेंगे यार। यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि H1 पे हम लोग आते हैं तो कोई पी के कहीं पे गिरे हुए हैं या कहीं पे जुआ खेलने जा रहे हैं। हम तो यार सीधे साधे देसी लोग हैं, आते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं। तो रेस्ट अश्योर्ड, आपको अगर लग रहा है 5, 10, 20 हज़ार ऊपर नीचे, तो डोंट वरी अबाउट इट। इन 30 years that's tiny bit, you will easily make that difference very soon once you be in the house that you really liked.
ठीक है, तो ये आपको इमोशनल नंबर कितना ऐड करना है, दैट्स अप टू यू. फॉर मी इट वाज 66,000 टू विन दिस हाउस. For you, I don't know what kind of property you are buying, how much did you like that house, etc. But what you can do is you can come up with an escalation clause, which I also did in I think almost all of my offers. Escalation clause के अंदर क्या होता है कि let's say कि आपको लग रहा है कि यार मेरा rational नंबर और इमोशनल नंबर मिल के मेरा आ रहा था 870. ये मेरा रियल स्टोरी है बाय द वे. जो मैंने घर ख़रीदा है, जो फ़ोटो में आपको दिख रहा है, इसकी कीमत थी ऑनलाइन 8,40,000, 839 एक्चुअली. ये आस्किंग प्राइस था उसका. मेरे को लग रहा था कि यार स्ट्रेट अवे 900,000 बोलना इसका मैं नहीं चाह रहा था. मुझे लग रहा था कि यार 839 है तो 870 बोलना चाहिए मेरे को इसका. बट मेरे को ये भी था कि यार मैंने अगर 870 बोला और कोई 875 दे के चला गया, देन आई विल फील वेरी बैड. सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड एन एस्केलेशन क्लॉज. उसमें एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि भाई मेरा जो इनिशियल ऑफ़र है दैट इज़ लेट्स से 870,000 which is $31,000 more than the asking price of 839. But if someone comes and offers you more than 870, then I will or we will beat their offer by X number. आर नंबर बस 5,000. तो हमने बोला अगर हमारा इनिशियल ऑफ़र 870 का है, अगर कोई 870 से ज़्यादा ऑफ़र करता है आपको, तो हम उसका ऑफ़र को ऑटोमेटिकली $5,000 से उससे ज़्यादा दे देंगे आपको. बट जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट होगा, हमारा मैक्स ऑफ़र होगा, दैट विल बी 900,000. तो अगर किसी ने आके आपको बोला कि हम 9,5 दे रहे हैं, तो हमारा ऑफ़र 900 पे स्टॉप हो जाएगा और घर आप उसको दे सकते हो. ये हमारा ऑफ़र था. तो क्या हुआ कि हमें कॉल आया उस दिन. एक्चुअली शाम को 5 बजे तक का बेस्ट एंड फाइनल ड्यू था. उनका हमको कॉल आया रियल एस्टेट वाली लेडी का हमारी कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट द हाउस. जो सबसे बड़ा ऑफ़र आया था वो 880 का आया था और तुम्हारा एस्केलेशन क्लॉज में था कि तुम उनके ऑफ़र को 5,000 से बीट करोगे. सो योर ऑफ़र इज़ ऑटोमेटिकली बीइंग accepted at 885. We were very happy. My daughter even started looking for her furniture online, etc. And then next morning when I was going for a walk, मेरे को रियल एस्टेट वाली लेडी का दोबारा फ़ोन आया. I was a bit skeptic. मैंने जब उठाया तो मेरे को उसने बोला कि there are some updates, और उनको रात को 9 बजे के आसपास एक और ऑफ़र आया which actually came after the best and final time. So was it 100% ethical? I don't think so, because आपने जब बेस्ट एंड फाइनल टाइम बोला है तो जितने ऑफ़र उस टाइम के अंदर अंदर आ गए आपको उसी में करना चाहिए. फिर बाद में आ रहे हैं तो आपको काउंट नहीं करना चाहिए. बट दैट्स व्हाई आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड दैट डू नॉट थिंक कि सब कुछ एथिकल जाएगा. सेलर्स मार्केट है, सो यू विल नीड टू सस्टेन अ फ्यू थिंग्स. बट इफ़ यू डोंट लाइक इट, बैक ऑफ, बट डोंट बी अ जर्क. सो फिर मेरे को मेरी वाइफ को लगा कि यार बैक ऑफ कर जाए, बिकॉज 1,000-2,000 ऊपर नीचे हम कर सकते थे. बट वी डिड नॉट लाइक दिस थिंग कि यार तुम पहले ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर तुम्हारे पास आउट ऑफ विंडो एक ऑफ़र आ रहा है, फिर तुमसे और पैसे मांग रहे हो. वी डिडंट लाइक इट. बट अगेन इट्स नहीं लाइक करते तो क्या होता, घर छोड़ के बैठ जाता है ये वाला, और फिर दोबारा इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता प्रोसेस में. सो वी थॉट लेट्स, बट सेलर का एजेंट ने बोला कि ये जो ऑफ़र 900 का एक रात को आया है दैट्स अ कैश ऑफ़र. एंड यूजुअली सेलर्स वुड प्रेफर कैश ऑफ़र, क्योंकि उसमें उनको ये नहीं लगता है कि मॉर्गेज के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, जल्दी क्लोज होगा, गारंटीड है, एक्सेट्रा. लेकिन सेलर ने बोला कि क्योंकि तुम्हारा ऑफ़र हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, सो वी आर प्रेफरिंग यू ओवर देम if you can do better price. So we said okay, 905 is our final price. If you can give it to us, great. If not, then it's fine too, we will back off. तो फाइनली हमारा 905 में एक्सेप्ट हो गया. हमें थोड़ा घर दिवाली तक चाहिए था, तो हमने उनको बोला कि विल गिव यू $1,000 एक्स्ट्रा एज अ गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट वाउचर इफ़ यू गिव इट टू अस बाय November 4th. तो 906 का हमें पड़ा. तो इस तरह से एस्केलेशन क्लॉज आपको हेल्प करता है. अब मेरे बाकी वीडियोस पे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि आपको कैसे पता कि उनके पास 900K का ऑफ़र सही में आया था. हो सकता है सिर्फ आपसे और पैसे निकालने के चक्कर में उन्होंने आपको झूठ बोल दिया हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डो नॉट हैव एन आंसर टू दिस. आई मीन, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा ना हुआ हो. बट बेस्ड ऑन माई discussion with the buyer agent that I had,
ऐसा होता है कि कोड ऑफ एथिक्स होता है, जैसे कि हम जॉब भी अगर करते हैं तो हर कंपनी में कोड ऑफ एथिक्स होता है। ऐसे जब आप रियल एस्टेट में सर्टिफिकेशन करके एक लाइसेंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनते हो तो उनको भी एक कोड ऑफ एथिक्स उसमें होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप एथिकल बिहेव करोगे। तो उन्होंने हमको एक स्क्रीनशॉट भेजा था उस ऑफ़र का 900 वाले का। उस स्क्रीनशॉट में इट वाज रिटन कि वो 900 के का अमाउंट लिखा हुआ था, बट वो किसने भेजा किसने नहीं भेजा, दैट इन्फॉर्मेशन वाज स्ट्रिप्ड ऑफ, विच आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस दे डिड नॉट वांट टू डिस्क्लोज इट। हालांकि उस स्क्रीनशॉट से क्या मेरे को 100% मैं श्योर हो सकता था कि सही में ऑफर है, बट यू जस्ट टुक अ स्लिप एंड रोट 900,000 ऑन दैट। आई एम नॉट श्योर ऑनेस्टली, सो दिस इज़ रियली अप टू यू। पर्सनली आई थिंक यार इतना ज़्यादा यहाँ पे धोखाधड़ी वाला हिसाब किताब नहीं है, तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट पर्सनली मेरे को लगता है कि उनके पास शायद ऑफ़र आया ही होगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं करते कि झूठ बोल के और पैसे निकाल लें। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल और माई ओपिनियन। मैं कोई डेटा पॉइंट्स के बेस पर नहीं कह रहा हूँ ये। तो अगर मेरे को दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो आई ट्रस्ट देम। अगर वो बोल रहे हैं ऑफ़र है, सो आई अज्यूम कि उनके पास सही में ऑफ़र है। और ठीक है, अब ये तो हो गया पहला हमारा कॉम्पोनेंट कॉम्पिटिटिव ऑफ़र बनाने का। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्पोनेंट की, जो कि है डू द फेवर टू द सेलर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेलर इज़ जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक अस, राइट। वो भी सोचता है, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं एक्सेट्रा। तो आप फेवर कैसे कर सकते हो सेलर को? नंबर एक, फेवर करो आप एश्योरेंस के साथ। एश्योरेंस से आप कैसे फेवर करोगे? देखो, आप अगर सेलर हो, आपके पास ऑफ़र आते हैं और उसमें सारे ऑफ़र अगर एक बराबर के अमाउंट के हैं, लेकिन एक बंदा कह रहा है मैं कैश पे करूँगा, तो ऑब्वियसली एज ए सेलर आप उसको प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार बाकी लोगों की तरह इसका रिस्क की मामला नहीं, इसके पास कैश है। अब आपके पास तो कैश है नहीं, आई एम सॉरी, आपके पास हो सकता है कैश, मेरे पास कैश नहीं था। प्रेफर्ड मॉर्गेज, इवन आई हैड सम मनी इन माई स्टॉक्स, बट आई वांट टू टेक मॉर्गेज रदर देन पुटिंग लॉट ऑफ डाउन, सो आई डिड 20% डाउन। तो एश्योरेंस मैं सेलर को कैसे दिया? मैंने एक प्री अप्रूवल लेटर लिया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि गोल्डी इज़ प्री अप्रूव्ड। हमने पहले सारा इसका एसेट्स, लाइबिलिटी सब और इनकम सोर्सेस सब चेक कर लिए हैं। उसके हिसाब से गोल्डी इज़ प्री अप्रूव टू गेट एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स फ्रॉम अस एज मॉर्गेज। तो प्री अप्रूवल हमने पिछले वीडियो में बात किया था, मैं कहीं लिंक कर दूंगा, आपने नहीं देखा तो देखना। यू मस्ट गेट प्री अप्रूवल, स्पेशली इफ़ यू आर इन कम्पेटिटिव मार्केट राइट नाउ। तो इस तरह से आप एश्योरेंस दे सकते हो जिससे सेलर को लगे कि भाई इसके पास प्री अप्रूवल है, बैंक ने सब कुछ इसका पहले ही चेक कर लिया, इसको मॉर्गेज लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आपको फेवर करना है टाइम से। अब टाइम से फेवर करने से मेरा मतलब है कि जब आप एक घर खरीदने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि उस घर के अंदर लेट्स से हस्बैंड वाइफ हैं, उनके एक बेटा या बेटी है या 2 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं लेट्स से, आप उनको ये बोल सकते हो कि देखो हमारे भी किड्स हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किड्स का स्कूल का सेशन ख़त्म होना एक ही जगह पे कितना इंपॉर्टेंट है। मिड ऑफ द ईयर आप दूसरी जगह नहीं जा सकते एकदम से, बच्चों को शायद वो अच्छा ना लगे। सो वी डू हैव किड्स एंड वी अंडरस्टैंड इट, सो we are fine. If you want to stay in this property for a couple of more months, that's fine. You can complete the session and once that's done, you can move out. उससे आप एक फेवर कर रहे हो। आप अगर अपने आप को अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब जैसे अगर मैं कल को घर बेचता हूँ, मेरे 2 बच्चे, अगर मेरे पास ऐसा ऑफ़र आता है कि भाई जो मेरे को प्रॉस्पेक्टिव बायर एक्नॉलेज कर रहा है सबसे पहले कि वी डू हैव किड्स एंड वी अंडरस्टैंड इट, एक्नॉलेजमेंट वर्क्स लाइक अ मैजिक। तो एम्पैथी दिखा रहा है थोड़ी सी और बोल रहा है कि आप रह लो, बच्चों का सेशन पूरा कर लो। अनलेस बाकी ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा अमाउंट के तो बात दूसरी है, लेकिन अगर बाकी ऑफ़र ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो मैं इस बायर को एब्सोल्युटली कंसिडर करूँगा। सो मेक श्योर इफ़ यू कैन फेवर देम विद सम सॉर्ट ऑफ टाइम, डू मेंशन दैट इन योर ऑफ़र। एक और आप ऑफ़र कर सकते हो जो कि आप मेंटल पीस दे सकते हो उनको। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब घर पे ऑफ़र डाले जाते हैं उस टाइम पे होता है कि कई लोग इस तरह से ऑफ़र डालते हैं जो एग्जिस्टिंग, जिनके पास घर है, मे बी वो बड़ा घर ख़रीदना चाह रहे हैं, जब वो ऑफ़र डालते हैं तो एक कंडीशन रखते हैं कि जब हमारा घर हम बेचेंगे और हम तुम्हारा घर खरीदेंगे तो क्लोजिंग उसी हिसाब से होगा, जिससे कि सेलर के पास थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है टाइमिंग का कि भाई इनका घर बिकेगा, उसमें टाइम लगेगा, तब ये मेरा घर खरीदेंगे।
तो अगर आपके पास वो सिचुएशन नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थी, हम लोग रेंट पे रह रहे थे और वी वर रेडी टू ब्रेक आर लीज, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा तो कोइंसिडेंस होगा नहीं कि यहाँ पे हमारा लीज अपार्टमेंट का ख़त्म हुआ और वहाँ पे हमको नए घर का चाबी मिला। सो वी मेड अप आवर माइंड कि हमें लीज तो ब्रेक करना ही है, तो 3500-3600 का मैं घाटा होना ही है 2 महीने का रेंट का। तो इसलिए हमने सेलर को जब भी हम ऑफ़र डालते थे हम उसमें लिखते थे कि हम रेंट कर रहे हैं अभी और हमारी लीज़ काफ़ी आगे जनवरी तक बची हुई है। इनफैक्ट अभी भी मेरे अपार्टमेंट की लीज़ चल रही है, जनवरी 6 को एक्सपायर होनी है। तो हम उसमें डालते थे कि सो हमारे पास ऐसा घर नहीं है कुछ बेचने वेचने का, वी आर रेडी टू क्लोज एज सुन एज यू वांट और एज एज लेटर एज यू वांट। अगर आपको चाहिए कि 1 महीने में क्लोज करना, वी आर रेडी टू मूव इन अ मंथ्स टाइम। आपको लगता है कि आपको 3 महीने चाहिए, वी आर रेडी टू गिव यू 3 months टाइम टू। तो उससे थोड़ा मेंटल बंदे को पीस मिल जाता है, जिससे कि एज्यूमिंग बाकी जो ऑफर्स हैं वो अगर बराबर के हैं या थोड़ा बहुत आपसे ऊपर है, 1000, 2000, 3000, तो इन सब चीज़ों से फॉर श्योर सेलर जो है आपको प्रेफर करेगा। अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, जो कि है लेवरेज साइकोलॉजी। दिस माइट बी समथिंग दैट इज़ पर्सनल टू मी, बट आई हैव बीन अ साइकोलॉजी फैन। आई थिंक साइकोलॉजी helps us understand what human beings do and why do they do it। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाउस को उनके अप्रिशिएट करना है, क्योंकि देखो आपको ये घर पसंद आया है तभी आप इस घर को ख़रीदने जा रहे हो। दैट मीन्स इसमें कोई 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नापसंद होंगी, लेकिन बाकी सब आपको पसंद आया, तो मतलब घर तो अच्छा है ही है। लेकिन जो इसमें पिछले 5 साल से 10 साल से 20 साल से घर में रह रहा है, उसके लिए सिर्फ ये 4 दीवारें और ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें उन्होंने अपना अपनी बचपन, अपनी जवानी, अपने अच्छे मेमोरीज़ बनाई हैं बहुत सारी। तो इस प्रॉपर्टी को जितना अप्रिशिएट करोगे उतना ही सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि पुरानी बात है बहुत कि प्रशंसा से सबको जीता जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आप झूठी प्रशंसा कर रहे हो, क्योंकि ये घर तो आपको पसंद है, दैट्स वाई यू आर रेडी टू मेक योर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रॉपर्टी। तो घर को अप्रिशिएट करो, और अप्रिशिएट कैसे करोगे कि पर्सनलाइज्ड एक लेटर लिखो जब भी आप ऑफ़र डालो। उसके अंदर आई वुड रिकमेंड यू टू पुट योर फैमिली पिक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी वाइफ का, मेरे बेटा और बेटी, हम चारों का एक फ़ोटो है इंडियन अपना वियर में हम वो फ़ोटो लगाते हैं, और वहाँ पे आपको सब लिखना है कि द डे वी केम टू टूर योर हाउस, एज सुन एज वी एंटर्ड वी जस्ट हैड दैट वाइब एंड वी रियली लव्ड योर हाउस। Our kids are aged 8 and 10, and we want them to have the same beautiful memories as you guys or your kids did। जो भी, मतलब मैं ऐसा ड्राफ्ट नहीं करना चाह रहा हूँ ऑन द फ्लाई यहाँ पे लेटर, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट लेटर, इन दैट यू शुड अप्रिशिएट देयर हाउस, जस्ट टॉक अबाउट things which are more towards emotions and feelings like memories, etc. And then also bring something unique टू देयर अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप एक घर पे ऑफ़र डालने जा रहे हो, ठीक है, आप गूगल पे जाके जिस भी स्टेट में आप रहते हो, आप अगर टैक्स रिकॉर्ड सर्च करोगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के, यू कैन ईज़िली फाइंड आउट कि इस घर के ऑनर का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ से। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने मेरे को सर्च किया गूगल पे जाके, और एनजे टैक्स रिकॉर्ड्स में आपको पता चलेगा कि मेरे घर का एड्रेस ये है और मेरा नाम ये है। फिर आपने मेरा नाम उठाया, मेरा एड्रेस के हिसाब से आपने लिंक्डइन पे या कहीं पे सर्च किया, आपको पता चल गया कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मेरा प्रोफेशन ये है। लेट्स से मैं आईटी में काम करता हूँ या मैं सेल्स इंजीनियर हूँ। देन व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर पर्सनलाइज्ड लेटर, उसमें आप कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हो विच इज़ समहाउ रिलेटेड टू द सेलर। लेट्स से अगर मैं आईटी में हूँ और मैं सेल्स इंजीनियरिंग हूँ और आपने कभी प्री सेल्स में काम किया है, तो जब अपना पर्सनलाइज्ड लेटर डालोगे उसमें आप लिख सकते हो कि बाय द वे आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर योर नेम ऑन लिंक्डइन एंड आई फाउंड दैट यू आर इनटू सेल्स इंजीनियरिंग। I thought to mention that I have been doing pre-sales, I work with this. I'm not sure this was a perfect example, but I think you get the idea. Try to bring something unique which can grab their attention, which can make you some sort of relatable to the seller, and
It might not make sense to you, it may make sense to you, I don't know, but what I know is that I have been applying psychology at different stages of my life and at different decision making stuff, and most of the times it works like magic. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक एक बार अगर रीकैप करें तो हमारा रीकैप यही होगा कि सबसे पहले मिस अप्रिशिएट घर को नहीं करना है, बिहेव अच्छे से करना है पूरे प्रोसेस में, ताकि सेलर को लगे कि आप एक जेन्युइन एक सिंसियर बंदे हो। और इंस्पेक्शन वेव अप नहीं करना है। अच्छा ऑफ़र बनाने के लिए रैशनल नंबर काउंट करो, उसके बाद उसमें इमोशनल नंबर ऐड करो बेस्ड ऑन आपको वर्क कितना अच्छा लगा, कितना अफोर्ड कर सकते हो आप। डोंट वरी अबाउट 5, 10, 20,000। if you get the house and you like it, that what matters most. You can easily make or cover the gap of that few $1,000s in 30 years time. हम टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ पे आए हुए, इधर इधर तरक्की कर लेंगे। एस्केलेशन क्लॉज को लेवरेज करो। डोंट वरी मच अबाउट कि यार इसमें जो ऑफ़र हमारे काउंटर ऑफ़र हमें प्रेजेंट किए जाएंगे वो सच्चे होंगे नहीं होंगे। जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ पे अगर कोड ऑफ एथिक्स में जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से जैसे एस्केलेशन क्लॉज डालने में डरो मत। और उसके बाद फेवर करो सेलर को, अश्योरेंस से प्री अप्रूवल लो, थोड़ा टाइम दो उनको, अगर आप दे सकते हो तो मेंटल पीस दो उनको, और थोड़ा साइकोलॉजी का लेवरेज करो, अप्रिशिएट करो घर को, एक पर्सनलाइज लेटर लिखो और कुछ ऐसा जिससे कि सेलर आपके साथ रिलेट कर पाए। ऐसा कुछ कहीं से गूगल या कहीं पे सर्च करो, आजकल हर बंदे के बारे में हर चीज़ ढूंढना बहुत आसान है, और उसको लेवरेज करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगेन मेरे को कोई डिग्री नहीं है मेरे पास विनिंग ऑफ़र लिखने के लिए, बट मैंने 5 ऑफ़र डाले थे और इस कम्पेटिटिव मार्केट में 5 में से 2 ऑफ़र मेरे एक्सेप्ट हो गए, जिससे कि मेरे को लगता है कि ये चीज़ काम करती है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। आई होप यू माइट फाइंड इट इंसाइटफुल। इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, अदरवाइज टू। और आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया जो मुझे कवर करना चाहिए था, प्लीज़ don't hesitate to mention that in the comments, because when some of my viewers, I'm saying my viewers, some of our H1B Desi community members, they might read the comments and they can get insights from your comments too. So with that, thank you so much and have a very sweet evening. Bye bye.